Hello everyone, we welcome you to the platform of CA Virtual Hub powered by MCC. आज का ये जो लेक्चर रहने वाला है ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अबाउट लॉ, जिसके अंदर हम अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज मुझे ऐसा लगता है आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। सो लेट्स मूव अहेड और फटाफट से स्टार्ट करने से पहले, अपना आईसीए स्टार्ट करने से पहले यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं इन चीजों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, आप सभी को पता है आपका ये जो एग्जाम रहने वाला है बेटा, आपका ये जो एग्जाम रहने वाला है सीए फाउंडेशन का, इसके अंदर आपके पास कितने पेपर हैं? आपके पास 4 पेपर हैं। यस, और 4 पेपर में से आज का ये जो लेक्चर है हम किस पेपर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पेपर 2 विच इज बिजनेस लॉ। आपका जो हर एग्जाम है बेटा वो कितने मार्क्स का रहने वाला है? वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। बिल्कुल खुशी की खबर ये है कि ये जो लॉ का पेपर है इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग। यस, नेगेटिव मार्किंग आपके मैथ्स के और इकोनॉमिक्स के पेपर में रहती है, बट आपके अकाउंट्स के और लॉ के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर आपका लॉ का और अकाउंट्स का रहने वाला है ये ऑब्जेक्टिव नहीं बेटा, ये रहने वाला है सब्जेक्टिव पेपर, दैट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर। आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। यस, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन मन में अराइज होता है वो ये अराइज होता है कि मैम क्या मॉड्यूल पढ़ना है या आप अपनी बुक दोगे, आप अपने नोट्स दोगे, किस तरीके से पढ़ना है? ये बात भी मैं सॉल्व करूंगी। पहले देख लेते हैं कि हाँ, मॉड्यूल इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस बेटा, मॉड्यूल क्लास में हर चैप्टर को पढ़ने के बाद, हर क्लास के बाद एक ग्लांस हम जरूर देंगे, एक रीडिंग हम जरूर देंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स और केस लॉज हैं और उन्हीं एग्जाम्पल्स और केस लॉज को उठा के इंस्टीट्यूट आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो जब तक आप वो क्वेश्चंस, वो एग्जाम्पल्स या फिर वो केस लॉज नहीं पढ़ोगे, एक बार रीड आउट नहीं करोगे, तो कैसे आप एग्जाम क्लियर करोगे? सो यस, रीडिंग मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मन में आता है वो ये है कि मैम लॉ का पेपर है, लैंग्वेज बिल्कुल ना नई नई सी लगती है, कभी कभी तो एक लाइन मैम 5 बार पढ़ते हैं और तब भी वो लाइन समझ में ही नहीं आती है। तो मैम जब लैंग्वेज इतनी टफ है लॉ की, तो क्या पेपर में भी वही सेम लैंग्वेज हमें लिख के आनी पड़ेगी या हम अपने खुद के शब्दों में अपने एग्जाम्स को लिख सकते हैं? बेटा देखो, मैं कहूंगी कि जो लॉ का एग्जाम है इसमें आप डेफिनेटली अपने वर्ड्स लिख सकते हो, आप अपने शब्दों में अपना आंसर लिख सकते हो। आप सभी 12th पास करके आए हो, आप सभी को पता है कैसे आंसर करते हैं। यस और नो, आप सभी को पता है। लेकिन लॉ का पेपर लिखते समय एक डिफरेंस क्या आ जाता है, यहाँ पे हमें लॉ के टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत सारे वर्ड्स आएंगे क्लासेस में, लॉ के टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, जिसके लिए हम लॉ की डिक्शनरी भी बनाएंगे। इन सभी बातों के बारे में धीरे धीरे आपसे चर्चा करूंगी। अभी क्या यहाँ पर सवाल के बारे में बात करें कि मैम क्या अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं? तो बेटा मैंने बोला हाँ बिल्कुल, आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपको लॉ का आंसर लिखते समय कुछ टेक्निकल वर्ड्स ऑफ लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल, लॉ के कुछ जैर्गन वर्ड्स होते हैं विच आर टेक्निकल वर्ड्स, एग्जांपल वॉइड, वॉइडेबल, डिस्प्यूट्स, तो ये सारे वर्ड्स लॉ के हैं। बेटा आप जब लॉ मेरे से पढ़ोगे तो क्लास के अंदर आपको ये वर्ड्स अंदर तक याद हो जाएंगे। यस, क्योंकि ये वर्ड्स इतनी बार लॉ के सेशंस में रिपीट होते हैं, ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। ऑल्दो हम इसके लिए लॉ की डिक्शनरी प्रिपेयर करते हैं, हम सेपरेट पेजेस अपने पास रखते हैं जिसमें सिर्फ हम इन वर्ड्स को लिखते हैं, डन। लेकिन फिर भी बेटा यहाँ पर आपको इन जार्गन वर्ड्स को बार बार रिपीट मतलब याद रखना पड़ेगा, और लॉ का पेपर लिखते समय आपको इन टेक्निकल वर्ड्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपका जनरल आंसर लॉ के आंसर से अलग हो पाएगा। हमें लॉ लिखते समय कुछ अलग उसमें ऐड करना है, और वो अलग लॉ के वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो लॉ पढ़ते समय आपको पता चलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये कुछ बेसिक चीजें जल्दी से। आपके कितने एग्जाम्स है सीए फाउंडेशन में? टोटल 4 में से हमारा बिजनेस लॉ का कौन सा पेपर है? पेपर 2। पेपर 2 के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है।
पेपर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। मॉड्यूल रीड आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर बेटा डेफिनेटली आंसर आप अपनी लैंग्वेज में ड्राफ्ट कर सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन लॉ के टेक्निकल वर्ड्स आप लिखना नहीं भूलोगे। डन। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैम एक बात बताओ, हम सीए वर्चुअल हब या हम आपकी क्लासेस मैम क्यों ज्वाइन करें, हमारी तरफ से आपको क्या मिलेगा? तो बेटा ध्यान से सुनो, व्हाट यू गेट फ्रॉम आवर साइड, हमारी तरफ से आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली बात बेटा यहां पर आती है क्विक नोट्स की। यस, क्लास में आपको इतने समराइज्ड पॉइंटेड नोट्स मिलेंगे, पॉइंट में नोट्स मिलेंगे, which is very beneficial at the time of revision. Yes, पेपर जब आपके एग्जाम्स हो रहे होंगे तो आपके पास मुश्किल से 1 से 1.5 दिन होगा। उस 1 से 1.5 दिन में आप इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़ लोगे? यस, तो बहुत ही क्विक समराइज्ड पॉइंट्स पे नोट्स आपको बनाए जाएंगे। सबसे पहली बात है क्लास में। So first thing you get quick notes which we draft in class. आपको बने बनाए नहीं मिलेंगे, आपको खुद अपने हाथों से लिखने पड़ेंगे। और जब हम अपने हाथों से कुछ लिखते हैं ना, इट रिजर्व्स इन आवर बैक माइंड। बिल्कुल बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, रीडिंग कर लोगे, याद कभी नहीं होंगे। जब आप अपने हाथों से कुछ लोगों के लिखोगे तो डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं चीजें याद रहती हैं। सो सबसे पहली चीज बेटा आपको क्या मिलेंगे? आपको क्विक नोट्स, समराइज्ड नोट्स, पॉइंट्स में नोट्स मिलेंगे इन द क्लास, इन द लाइव क्लास, जब आपकी क्लास चल रही हो। साथ ही साथ में सिर्फ नोट्स ही नहीं, साथ में आपको चार्ट्स भी मिलेंगे। यस, जब किसी भी फॉर्म को आप चार्ट की फॉर्म में देखते हो तो आप कनेक्टिविटी बना पाते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे बेटा। आज आपको पता चलेगा ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना बड़ा है, इतना समय लगता है उसको करने में, लेकिन आज आपकी माइंड मैपिंग हो जाएगी कि पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ना क्या है। ये इतनी बड़ी जो जर्नी रहने वाली है मैम हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, क्योंकि सबसे बड़ा एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या आप कहो सबसे बड़ा चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये किस तरीके से आगे चलने वाला है। सो चार्ट ही चार्ट जब आपके पास होते हैं बेटा, तो वो एक कनेक्टिविटी क्रिएट कर पाता है। सो क्लास में चार्ट्स बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं चार्ट्स को आप अपने रिवीजन नोट्स की तरह रखोगे एग्जाम टाइम्स के लिए। सो क्लास में क्विक नोट्स मिलेंगे और साथ में चार्ट्स ही चार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और जब हम क्विक नोट्स और चार्ट्स बना लेंगे, साथ साथ में हम प्रिपेयर कर रहे होंगे अपनी लॉ की डिक्शनरी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी कि जब हम लॉ पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड्स लॉ के ऐसे होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे वर्ड्स लॉ के ऐसे होते हैं जिनको हमें नहीं पता होता है। अगर मैं आज आपको बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय वॉइडेबल, व्हाट डू यू मीन बाय क्विड प्रो क्यो, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंसस एड आइडम, अरे मैम ये आप क्या बोले जा रहे हो? बेटा ये सभी वर्ड्स लॉ में है। इन सभी वर्ड्स का क्या मतलब होता है? ऑल्दो हम इतनी बार इन वर्ड्स को रिवाइज कर लेंगे कि आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास आपकी नोटबुक के पीछे के कुछ जो 2-4 पेजेस होंगे वो सिर्फ लॉ की डिक्शनरी के पेजेस होंगे, जिसमें लॉ के वो टेक्निकल वर्ड्स लिखे होंगे, ताकि आपको नहीं भी याद आ रहा हो तो आप फटाफट से अपनी लॉ की डिक्शनरी में जाके वहां पे वो वर्ड चेक कर पाओ। डन। सो क्विक नोट्स क्लास में मिलेंगे, चार्ट्स ही चार्ट्स क्लास में मिलेंगे, लॉ की डिक्शनरी क्लास में मिलेगी, और इसके बाद देन अ ग्लांस ऑन मॉड्यूल। जब सब कुछ हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ लेंगे ना बेटा, सब कुछ समझ लेंगे, तो एक रीडिंग मॉड्यूल से तो बनती है भाई, बिल्कुल बनती है, क्योंकि मॉड्यूल इज इंपॉर्टेंट। यस, पहले कुछ सालों पहले मॉड्यूल का लेवल अगर मैं बोलूं तो इतना अच्छा नहीं होता था। हम बच्चों को बोलते थे ठीक है हम आपको नोट्स दे रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आपका इंस्टीट्यूट जो है ICI बेटा, उसका मॉड्यूल इतना ज्यादा अपडेटेड है और इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन कर रखी है मॉड्यूल में कि अब मैं बोलती हूँ हाँ बच्चों अब आप मॉड्यूल को पढ़ो।
जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से देखो, जितने भी केस लॉज हैं उसको अच्छे से देखो. यस, so one glance on module, that means one reading of module is at most important, is very 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 important. तो कैसे चलेंगे क्लास में बेटा? पहले क्लास में बैठेंगे, क्विक नोट्स बनाएंगे, चार्ट की चार्ट्स बनाएंगे, लॉ की डिक्शनरी बनाएंगे, और जब हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी इन 3 चीजों से, फिर हम मॉड्यूल को जरूर रीड आउट करेंगे. यस, इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सब कुछ पढ़ लिया, मॉड्यूल भी पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिए, चार्ट्स पढ़ लिए. अब इसके बाद बेटा बारी आती है क्वेश्चन बैंकिंग. हमारी तरफ से आपको बुक प्रोवाइड कराई जाएगी जो क्वेश्चन बैंक है. आपको कहीं से कुछ लेने की देखने की जरूरत नहीं है. पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपीज, सब कुछ उस क्वेश्चन बैंक में होगा. तो जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो साथ साथ में हम क्वेश्चंस को भी रीड आउट करते जाएंगे, ताकि हमें फर्दर कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना आए उसके अंदर. क्योंकि आपका जो लॉ का एग्जाम होता है ना बेटा, वो सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं होता है, आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे. तो क्वेश्चन बैंक रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, व्हिच इंक्लूड्स ऑल पास्ट ईयर पेपर, आरटीपीज, एमटीपीज क्वेश्चंस. यस, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? स्पेशल नोट्स फॉर केस लॉज. स्पेशल नोट्स फॉर केस लॉज. हमारे पास बहुत सारे केस लॉज होने वाले हैं. मैम ये केस लॉज क्या होते हैं? बेटा अभी अभी रुक जाओ, अभी हम समझेंगे लॉ का जब मतलब क्या होता है, तो मैं आपको समझाऊंगी केस लॉज क्या होते हैं. हमारी क्लास में मैं आपको स्पेशल नोट्स बनवाऊंगी ऑफ केस लॉ. जैसे हम स्पेशल पेजेस रखेंगे अपनी लॉ की डिक्शनरी के लिए, बेटा वैसे ही हम स्पेशल पेजेस रखेंगे अपने केस लॉज के लिए. यस, नाउ केस लॉज बेटा, जैसे बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस लॉ है, चिनाया वर्सेस रमाया का केस लॉ है, ऐसे बहुत सारे केस लॉज है जो आप क्लास में पढ़ोगे. तो वो सेपरेट केस लॉज और उनके फैक्ट्स क्या है वो सब भी हम सेपरेट पेजेस में रखेंगे, ताकि एग्जाम टाइम पे हमें बार बार पेजेस पलटने ना पड़े. एक जगह हमारे पास सारे केस लॉज लिखे होंगे चैप्टर वाइज. तो चैप्टर वाइज लिखे होंगे ना, तो बच्चे कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है फिर आगे. यस, सो स्पेशल नोट्स फॉर केस लॉज. Then writing practice, which is very important. सब कुछ पढ़ लोगे, समझ लोगे, लेकिन बेटा जब लिखने की बारी आती है तो बच्चे बिकम ब्लैंक. Why? Because वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं. जो भी क्लास में कॉन्सेप्ट आपको कराए जाएंगे उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन जरूर आपको दिए जाएंगे फॉर होमवर्क. आपको बहुत ऑनेस्टी से वो होमवर्क कंप्लीट करना होगा. वो होमवर्क करके आपको हमारी एप्लीकेशन पे डालना होगा. मैं देखूंगी आपने सही ढंग से वो होमवर्क किया है या नहीं किया, या जहां पे जो भी गलतियां होंगी वो मैं आपको बताऊंगी विद इन 24 आवर्स. यस, नेक्स्ट इज व्हाट? स्पेशल डाउट सॉल्विंग एप्लीकेशन, गेट रिवॉर्ड मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स. यस बेटा, हमारे पास स्पेशल एप्लीकेशन है जो सब एनरोलमेंट के बाद आपको मिल जाएगी. उस एप्लीकेशन में स्पेशल एक हमारा डाउट सॉल्विंग सेक्शन है जिसके अंदर आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो. और सबसे बड़ी बात है, वो डाउट्स पेंडिंग नहीं रहेंगे. उन डाउट्स को 24 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व कर दिया जाएगा बाय योर फैकल्टीज. यस, एंड द लास्ट वन इज रेगुलर टेस्ट सीरीज. यस, राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, समझ सब लिया, पढ़ सब लिया, लर्न सब कर लिया. मैम टेस्ट होंगे या नहीं? यस, ऑफ कोर्स वी हैव रेगुलर टेस्ट सीरीज जो हम कंडक्ट कराएंगे आपके लिए, सो दैट यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ कि आप ढंग से आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो. आई होप आपकी ये छोटे छोटे जो भी डाउट्स ये सभी बच्चों के मन में एक्चुअली होते हैं, तो मुझे लग रहा है ये सारे डाउट्स पहले सॉल्व हो जाने चाहिए. यस, डन. नाउ ओके, सो लेट्स मूव अहेड नाउ. बेटा ये छोटी छोटी बातें सारी अब आपको सॉल्व हो गई हैं. अब हम बढ़ते हैं काम की बात की तरफ. काम की बात मतलब अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं. डन. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और, कि आप सभी को पता है हमारे यहाँ पर बेटा कितने एक्ट्स हैं मैम, ये तो बता दो. कितनी वेटेज रहेगी, क्या रहेगा, ये सब कुछ एक बार आप प्लीज जरा थोड़ा सा समझा दो. तो बेटा हमारे पास जो आपका लॉ का सिलेबस है उनके अंदर जो एक्ट्स रहने वाले हैं वो सबसे पहले इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. सबसे पहले फटाफट से एक क्विक
एक बार टेक अ ग्लांस एट कि व्हाट इज इन द सिलेबस एक्चुअली, बिकॉज वो पता होना चाहिए आपको। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये आपका चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है बेटा, इस चैप्टर 1, और इसकी वेटेज 0 to 5% आपके एग्जाम में रहने वाली है। यस, एक्चुअली ये जो चैप्टर है बड़ा छोटा सा चैप्टर है जो लॉ की बेसिक नॉलेज आपको देता है। लॉ क्या होता है, लॉ के सोर्सेस क्या क्या है, लॉ कहां से आया। मैम जब गवर्नमेंट नहीं थी तो एक्चुअली में कौन था जो समझाता था कि क्या सही है क्या नहीं है, क्योंकि मैम तब तो लॉज नहीं थे। तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करता है, ये सारी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट लॉ आपको मिलेगी आपके चैप्टर नंबर 1 में, विच इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसकी आधी बातें एक्चुअली आपको आज की क्लास में ही थोड़ी थोड़ी आपको बेसिक लॉ की नॉलेज मिल जाएगी, और आज ही हम अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर देंगे। आपका जो चैप्टर 2 है is ICA, which is Indian Contract Act 1872, the lengthiest act, सबसे ज्यादा समय लेता है और सबसे ज्यादा वेटेज का भी एक्ट है बेटा। सो अगर मैं बोलूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 20 to 30% रहता है बेटा यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए 100, ये सब जो है ये 100 for 100 मार्क्स। आपको मैंने अभी बताया ना, आपको जो लॉ का पेपर है बेटा वो 100 मार्क्स का होने वाला है, उसमें से 0 to 5% इज योर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 20 से 30% का रहने वाला है। मैम ये आप कहना क्या चाहता है बेटा, देखो आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया में रह के कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, इंडिया में रह के आप कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, तो उन सभी कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल, कुछ बेसिक लॉज लगते हैं। आप मेट्रो में जा रहे हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, आप एक दूध का पैकेट लेके आ रहे हो शॉप पे जाके तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, आप अभी अभी थोड़े समय बाद आप अपनी इंटर्नशिप करोगे तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो। हमें नहीं पता होता है, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, तो आप इंडिया में कहीं भी हो आप कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हो तो उसके लिए कुछ बेसिक लॉज है, कुछ बेसिक जानकारियां हैं, रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो वो सारे रूल्स कहां पर मिलेंगे बेटा आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। यस, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्ट आता है विच इज चैप्टर 3, which is chapter 3 is sales of goods act 1930। बेटा सेल्स हो रही है, किसकी सेल्स हो रही है बेटा, गुड्स की सेल्स हो रही है। किसकी सेल्स हो रही है, गुड्स की सेल्स हो रही है। गुड्स का मतलब हर वो चीज जो आप मूव कर सकते हो, गुड्स का मतलब क्या, हर वो चीज जो आप मूव कर सकते हो, इसको आप मूव कर सकते हो, बिल्कुल। क्या जो आपकी अभी सीलिंग फैन लगा हुआ है, क्या आप उसको मूव कर सकते हो, हाँ बिल्कुल। आप अपने एसी को मूव कर सकते हो, टेबल चेयर सब मूव कर सकते हो, जो भी चीज आप मूव कर सकते हो वो आपके गुड्स है। अगर आप गुड्स की सेल एंड परचेज करते हो तो उससे रिलेटेड जो बेसिक लॉज है ना बेटा, वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में दे रखे हैं। ये जो हमारा एक्ट है बेटा, ये लगभग 15 से 20% पेपर में पूछा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट एक्ट हमारे पास आता है, इस एक्ट को तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, आपको नाम से ही समझ में आएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैम पार्टनरशिप तो हम पढ़ के आ चुके हैं बेटा, आपने पार्टनरशिप के अकाउंट्स पढ़े थे, अब आप पार्टनरशिप का लॉ पढ़ोगे कि अगर आप पार्टनरशिप में आना चाहते हो तो क्या बेसिक लॉज है जो अप्लाई होंगे। यस, और ये भी लगभग 15 से 20% यहां पर आपको नजर आएगा आपके एग्जाम से। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है विच इज LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008, जिसको बेटा आप LLP भी बोलते हो। ये आपका 5 से 10% का रहने वाला है। हमारे इंडिया में बहुत सारी मैं कहूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, आप कंपनी बना सकते हो, आप पार्टनरशिप बना सकते हो,
एक और ऑर्गेनाइज, आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोल सकते हो, एक और आप ओपीसी खोल सकते हो, एक और है लेकिन विच इज एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दिस इज अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप बट कंटेन्स द फीचर्स ऑफ कंपनी। तो जब एलएलपी स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। डन। इसके बाद आपके पास जो चैप्टर नंबर 6 आता है, द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये जो एक्ट है पूरा का पूरा आपका ये कंपनीज के ऊपर है। कंपनी के जन्म से लेके कंपनी के मरने तक, कंपनी के मरण तक जितने भी प्रोविजंस हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखा है। बहुत सारे प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट में। इतनी मोटी बुक है कंपनीज एक्ट की, तो मैम क्या इतनी मोटी बुक हमें पढ़नी है? नहीं बेटा, आपके फाउंडेशन लेवल पे कंपनीज एक्ट का सिर्फ 5 से 8% आपको पढ़ना है, यानी सिर्फ 3 से 4 लेक्चर्स लगते हैं कंपनीज एक्ट को कंप्लीट करने में। लेकिन वैसे कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है, पूरा डिटेल्ड कंपनीज एक्ट पूरा इंटर में आप पढ़ते हो। एक्चुअली पूरा नहीं पढ़ते हो, इंटर में भी आप आधा ही पढ़ते हो। डन। सो कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन सिर्फ बेसिक्स ऑफ कंपनी करेंगे। कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी कितने प्रकार की होती है, कंपनी जब जन्म लेती है तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स कंपनीज पे अप्लाई होते हैं, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 द कंपनीज एक्ट 2013। और इसके बाद लास्ट एक चैप्टर हमारे पास आता है जो नया आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, विच इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आप प्रॉमिसरी नोट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, कुछ बेसिक लॉज पढ़ते हो, क्या होते हैं, किस तरीके से आप इनका लेन देन कर सकते हो, डिसऑनरिंग के प्रोविजंस है, ये सारे आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मिलेंगे। डन। यहाँ पर आप बच्चे अगर देखोगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बेटा ये कुछ नया है जो आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। बाकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स पार्टनरशिप कंपनी, ये आप पहले भी पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जो न्यू सिलेबस पॉलिसी आपकी आई है तो उसके अंदर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चैप्टर ऐड हुआ है और साथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये जो चैप्टर है ये ऐड हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कुछ कुछ एडिशंस हैं, यहाँ पे भी कुछ कुछ एडिशंस हैं। यस, सो आई होप यू गेट द पॉइंट कि सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। यस, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड एंड गेट स्टार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डन। Okay, so I hope you all noted down. Let's move ahead, beta. उससे पहले एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे करूं तो क्या आप सभी बच्चे एक बात नोटिस कर पा रहे हैं? मैम क्या? बेटा यहाँ पर हम बार बार लिख रहे हैं एक्ट, हम बार बार एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज एक्ट। मैम 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 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यहाँ पे भी बेटा एक्ट होता है। तो मैम ये वर्ड 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 एक्ट क्या है? मैम लॉ के अंदर ये जो चैप्टर्स हैं इन सभी चैप्टर्स के पीछे एक्ट 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 लिखा हुआ है। व्हाट डज दिस टर्म डिनोट्स? सो लेट्स मूव अहेड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो स्टार्ट करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा ये एक्ट का मतलब क्या है। सॉरी, हमारे सिलेबस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब ये जो सब्जेक्ट है इज लॉ। व्हाट इज लॉ? मन में सवाल आता है बेटा कि ये लॉ होता क्या है? व्हाट इज लॉ? बेटा लॉ एक बहुत वाइड टर्म है, लॉ के अंदर बहुत कुछ आता है। लॉ के अंदर एक्ट्स आते हैं, एक्ट्स, लॉ के अंदर रूल्स आते हैं,
और लॉ के अंदर केस लॉज भी आते हैं, केस लॉज। ये जो हमारे पास टर्म है लॉ, इसके अंदर क्या क्या आता है बेटा? लॉ के अंदर एक्ट्स भी आते हैं, रूल्स भी आते हैं और साथ साथ में केस लॉज भी आते हैं। एक एक करके मतलब समझते हैं इनका, ये होता क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं एक्ट्स के बारे में, दैट व्हाट आर एक्ट्स, सो ध्यान से देखो बेटा। एक्ट्स का बेसिकली मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक्ट्स का बेसिक मतलब क्या होता है बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन लॉ में ना हम वर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस का इस्तेमाल नहीं करते, हम लॉ में बोलते हैं लेजिस्लेशंस। लेजिस्लेशंस क्या बोलते हैं? लेजिस्लेशंस। या फिर हम वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस। सो एक्ट के अंदर क्या होता है बेटा? एक्ट्स इंक्लूड्स रूल्स, रेगुलेशंस, लेजिस्लेशंस और प्रोविजंस भी आप बोल सकते हो। लेकिन वो रूल्स, रेगुलेशंस, लेजिस्लेशन, प्रोविजंस which are passed by both the houses of parliament. So एक्ट में क्या आता है? एक्ट में वो रूल्स, रेगुलेशंस, लेजिस्लेशन, प्रोविजंस होते हैं जो कि पार्लियामेंट से पास हुए हुए हैं, पार्लियामेंट ने उनको कंसेंट दी हुई है। पार्लियामेंट का मतलब बेटा यहाँ पे, पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा से भी कंसेंट मिली हुई है, राज्यसभा से भी कंसेंट मिली हुई है। यस, पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कितने हाउसेस है पार्लियामेंट के? पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। बेटा लेट्स से कोई भी कंसर्न्ड एरिया है, लेट्स से इंडिया में बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गई है। अब उस करप्शन को रोकने के लिए हमें कुछ रूल्स लाने हैं। अगर साधारण भाषा में भी मैं बात करूं तो हमें कुछ रूल्स लेके आने हैं उस करप्शन को रोकने के लिए। लेकिन क्या आज कोई भी पर्सन खड़े होकर बोले कि हाँ हाँ भाई ये पर्टिकुलर रूल्स है आपको मानने पड़ेंगे? क्या हम सब मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक गवर्नमेंट हम पे वो इम्पोज ना कर दे, जब तक गवर्नमेंट ना बोले कि हाँ भाई ये आज से आपको करना है। सो बेटा किसी भी, अगर मैं बात करूं लॉ की, तो लॉ हम कैसे मानते हैं? हम लॉ तभी मानते हैं जब वो एक्ट की फॉर्म में होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज आप क्यों मान रहे हो? क्योंकि वो एक्ट की फॉर्म में है। पार्टनरशिप एक्ट आप क्यों मान रहे हो? क्योंकि वो एक्ट की फॉर्म में है। आप पार्टनरशिप बना रहे हो, आप पार्टनरशिप के लॉज को मान रहे हो। क्यों मान रहे हो? क्योंकि वो पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है। सो एक्ट ऐसे लेजिस्लेशन और रूल्स होते हैं जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होते हैं। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा। पहले राज्यसभा जाता है, वो बिल पास होता है, लोकसभा जाता है, फिर बिल पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलती है। किसकी कंसेंट मिलती है? प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलती है। तो सबसे पहले आपने कंसर्न्ड एरिया देखा, कंसर्न्ड एरिया लेट्स से करप्शन। सबसे पहले आपने देखा कि भाई दिक्कत हो रही है, करप्शन बढ़ रही है, उसके रिलेटेड आपने एक पेपर, एक बिल प्रिपेयर किया। उस बिल के अंदर लेट्स से मैं एग्जांपल लेती हूं कि आपने 70 रूल्स लिखे, लेकिन अभी वो 70 रूल्स कोई नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि अभी वो 70 रूल्स सिर्फ कागजों पे लिखे हुए हैं, उन शब्दों की कोई अहमियत ही नहीं है। उन शब्दों की अहमियत तब होगी जब वो शब्द एक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो वो जो बिल है बेटा, वो बिल सबसे पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा के पास जाएंगे, फिर वो बिल पे प्रेसिडेंट कंसेंट देगा। उसके बाद बेटा उस बिल को आप ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में प्रेजेंट करोगे, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में प्रेजेंट करोगे, या फिर हम वर्ड यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं पब्लिश करोगे, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करोगे। मैम ये ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया क्या बनाया बेटा? देखो
हमें हमें कैसे पता लगे, हमें मतलब जनता को कैसे पता लगेगा कोई नया लॉ आया है या कोई लॉ चेंज हुआ है, कोई लॉ डिलीट हो गया, लॉ में अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस आए हैं। हम लोगों को, जनता को कैसे पता लगेगा? हमें पता लगेगा थ्रू द वेबसाइट ऑफ ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये इंडियन गवर्नमेंट पब्लिशिंग वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट पब्लिशिंग वेबसाइट है। दिस इज गवर्नमेंट पब्लिशिंग वेबसाइट। तो कुछ भी बेटा अगर आया हुआ होता है लॉ के रिगार्डिंग, लॉ चेंज हुआ, लॉ नया आया, लॉ डिलीट हो गया, लॉ में अमेंडमेंट्स हैं, जो भी चेंजेस हैं, वो हम जनता को, इंडिया की जनता को कैसे पता चलता है? थ्रू द वेबसाइट ऑफ ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट की पब्लिशिंग वेबसाइट है ये। इज दैट क्लियर? सो बेटा एक्ट्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोविजंस, लेजिस्लेशन जो कि कहां से पास हुए होंगे बेटा? जो कि पास हुए होंगे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा। फिर मिस्टर प्रेसिडेंट ने उस पर अपनी कंसेंट दी होगी, फिर ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया में उसको हमने पब्लिश किया होगा, और उसके बाद मैं कह सकती हूं वो बिल बन गया होगा एक्ट। वो बिल बन गया होगा बेटा एक्ट। तो यहां से इस बिल की जर्नी यहां से यहां तक एक्ट। और एक बार अगर इंडिया में कोई एक्ट पास हो गया, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, और यहां पे हमें उस एक्ट को मानना पड़ेगा। सो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, नाउ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया have to complied with the act, have to complied with the act, have to complied, और abide भी वर्ड आप यूज कर सकते हो बेटा। complied का मतलब है आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको वो एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यू हैव टू complied it, you have to abide it, you have to follow it। अब मैम ये जो वर्ड कॉम्प्लाइड है बेटा, दिस इज लॉ वर्ड। अबाइड वर्ड, दिस इज लॉ वर्ड। अबाइड मीन्स किसी चीज को मानना, आपको मानना पड़ेगा वो चीज। यस, सो लॉ के अंदर सबसे पहले क्या है बेटा? लॉ के अंदर एक्ट्स है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहे हैं, ये पहले बिल बने होंगे। इन बिल को पास किया गया होगा गवर्नमेंट से, यानी पार्लियामेंट से, यानी लोकसभा, राज्यसभा। फिर मिस्टर प्रेसिडेंट ने अपनी कंसेंट दी होगी, फिर ये ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किए गए होंगे, और तब इंडिया की जनता को पता लगा होगा कि हाँ इस प्रकार के एक्ट्स भी हमारे पास है। हम बात कर रहे थे लॉ की। डन? आई होप यू ऑल नोटेड डाउन, आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे लॉ की। तो लॉ के अंदर एक्ट्स होते हैं। एक्ट्स हमने समझ लिया क्या होते हैं बेटा। एक्ट्स के अंदर रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स भी होते हैं। आपने समझा कि एक्ट्स बनाना कितना मुश्किल है, राइट? मुश्किल है। पहले राज्यसभा जाएगा, पास होएगा, लोकसभा जाएगा, पास होएगा, प्रेसिडेंट साहब अपनी कंसेंट देंगे, पास, उसके बाद ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया में प्रेजेंट किया जाएगा। तो बेटा एक्चुअली एक्ट्स तो बन जाते हैं, इट इज वन टाइम प्रोसीजर, राइट? लेकिन अगर उन एक्ट्स में अब मुझे कुछ चेंजेस लाने हैं, अमेंडमेंट्स लाने हैं, तो मैं कैसे लाऊंगी? हमारी इंडिया की जो भी गवर्निंग बॉडी है, जो भी गवर्निंग पार्टी है, हमारी इंडिया की आज की गवर्निंग पार्टी कौन सी है? हमारी इंडिया की गवर्निंग पार्टी इज बीजेपी, राइट? तो बेटा बीजेपी के पास अधिकार है कि वो उन एक्ट में जो भी लॉज लिखे हुए हैं उनको अमेंड कर सकती है, उनको चेंज कर सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बेटा मान लो गोल्ड पे जो जीएसटी है, लेट्स से इज 1%। ओके, आप गोल्ड खरीदने जाते हो, आप गोल्ड की वैल्यू पे करते हो। आप जब गोल्ड खरीद रहे हो तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो लेट्स से ऐसे बेटा आप मूवी देखने जाते हो, आप टैक्स पे करते हो। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, आप टैक्स पे करते हो, यस और नो? तो लेट्स से गोल्ड पे जो जीएसटी है वो 1% है। लेकिन गवर्नमेंट को अब लगा, यानी हमारी जो गवर्निंग पार्टी है, हमारी जो बीजेपी है, लेट्स से उसको लगा कि नहीं नहीं नहीं, 1% से गोल्ड पे हमको बढ़ा के जो जीएसटी है वो 2% कर देना चाहिए। लेकिन एक्ट में कितना लिखा है बेटा?
एक्ट में तो 1% ही लिखा हुआ है। अब 1% से उठा के अगर आप उसको 2% करते हो तो क्या एक्ट में चेंजेस हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस जो कर रही है कौन कर रही है? हमारी गवर्निंग पार्टी कर रही है। यस और नो? तो एक्ट के साथ साथ में हमें रूल्स को भी मानना पड़ता है। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स होते हैं एक्ट के सपोर्टिंग हैंड्स। जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे ना बेटा, आज की डेट में हमारी इंडिया में इतनी सारी कंपनीज हैं, अच्छा उन कंपनी से रिलेटेड रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो जब आप इंटर में आओगे, इवन आप अभी फाउंडेशन में देखोगे, जब हम कंपनीज एक्ट स्टार्ट करेंगे तो एक्ट को पढ़ते पढ़ते साथ साथ में ही मैं आपको कुछ रूल्स भी बताऊंगी। मैं बताऊंगी बेटा देखो एक्ट में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन अब ये चेंज हो गया है, ये रूल्स आ गए हैं। यस और नो? सो एक्ट तो बन गए, लेकिन एक्ट के सपोर्टिंग हैंड्स कौन होते हैं? रूल्स होते हैं। यस और नो? रूल्स रातों रात बन सकते हैं, एक्ट रातों रात नहीं बनते हैं। एक्ट्स को बनने में समय लगता है, कभी कभी सालों लग जाते हैं एक्ट बनने में, बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन रूल्स आप रातों रात ला सकते हो। यस और नो? एंड द लास्ट वन जो लॉ के अंदर आता है इज द केस लॉज। नाउ व्हाट आर दोस केस लॉज? बेटा केस लॉज को पहली बात हम प्रीसीडेंट्स भी बोलते हैं। प्रीसीडेंट्स, प्रीसीडेंट्स। मैम ये केस लॉज होते क्या है? बेटा एक्चुअली में लॉ लिखने वाला इंसान ही है। हाँ बिल्कुल मैम, इंसान ही है। तो जब वो लॉ लिख रहा होता है, हो सकता है उससे लॉ लिखते समय कोई पर्टिकुलर सिचुएशन छूट जाए, उससे कोई पर्टिकुलर लॉ लिखते समय छूट जाए, और कोई दो लोग उसी बात पे लड़ने के लिए आ जाए। एग्जाम्पल, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, ध्यान से सुना बच्चे, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था तो उसमें माइनर से रिलेटेड कोई प्रोविजंस नहीं थे, माइनर से रिलेटेड कोई प्रोविजंस नहीं थे, लेकिन एक केस लॉ आया जिसके अंदर एक्स एंड एम, एक्स और एम यानी माइनर, दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दोनों ने आपस में क्या किया बेटा? एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब माइनर का मतलब आप समझते हो, जिसकी एज 18 साल से कम की है। तो उस पर्सन ने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। इस माइनर ने बेटा पता क्या किया था? अपने घर के कागज उठा के गिरवी रख दिया और लोन ले लिया। तो क्या वो माइनर लोन ले सकता था? जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था तब तो ये बात उसमें नहीं लिखी हुई थी, लेकिन एक केस लॉ आया बेटा, और उस केस लॉ में हमने देखा जज साहब ने, जब ये दोनों लोग लड़ने के लिए गए कोर्ट में, क्योंकि एक्स बोलने लगा कि भाई मेरा लोन का पैसा वापस करो, माइनर कहने लगा मैं तो बच्चा हूं, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो आपसे पैसा लिया ही नहीं। तो जब ये दो लोग असल में कोर्ट में लड़ने के लिए गए तो जज साहब ने डिसीजन दिया कि जो माइनर होता है वो कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं कर सकता है। बेटा देखो जब एक्ट बना था तब किसी को मनाही नहीं थी, किसी को मना नहीं था कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा केस हुआ जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन नहीं किया गया था। अब यहाँ पर जज साहब ने, कौन से? या तो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, मैंने क्या बोला बेटा? या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज साहब ने एक फैसला दिया कि माइनर कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं ले सकता है। तो वो बन गया एक केस लॉ। वो क्या बन गया? एक केस लॉ। केस लॉ का नाम है मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदास। ये केस मोहिरी बीबी और दामोदास दोनों लड़ने गए थे कोर्ट में, और उस केस में हमें पता लगा कि माइनर कैन नॉट एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आर केस लॉज। केस लॉज हमेशा दो जिंदा इंसान लड़ने जाते हैं, और जब वो लड़ने जाते हैं, जिंदा मतलब हाँ ठीक है, वन कैन बी अ डिसीज्ड पर्सन, कोई एक ऐसा हो सकता है जो मर गया है, उसके बिहाफ पे कोई लेट्स से केस दायर कर रहा है, और जो जिस बारे में केस आप दायर करने गए हो वो एक्चुअली लॉ में कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं है। केस लॉज इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं एज एक्ट। ये तीनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो रूल्स है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ये तो केस लॉज है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। यस, दीज थ्री आर इक्वल लॉज। अगर रूल्स बन गए हैं आपको मानना पड़ेगा, केस लॉ बन गए हैं आपको मानना पड़ेगा। यस और नो? बेटा अगर सुप्रीम कोर्ट कोई केस लॉ, इसका एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, अभी आपको पता है कुछ समय पहले 3 तलाक की प्रथा खत्म हो गई।
तीन तलाक, एक्चुअली तीन तलाक कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, किसी लॉ में नहीं लिखे हुए हैं तीन तलाक के बारे में। यस, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई डाइवोर्स के जो प्रोविजंस है वो इंडिया में यूनिवर्सल है, यानी ऐसा नहीं है कि हिंदूज के लिए डिवोर्स के लॉज कुछ और होंगे, मुस्लिम्स के लिए डिवोर्स के लॉज कुछ और होंगे। तो इक्वालिटी करने के लिए लॉ ने वहां पे बोला, जब दो लोग लड़ने गए, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिस जजमेंट दैट डिवोर्स लॉज विल रिमेन सेम, और तीन तलाक की प्रथा वहां पे खत्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है तो वो पूरे इंडिया पे लागू होता है। यस, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है बेटा तो वो पूरे इंडिया पे लागू होता है। अगर हाई कोर्ट कोई फैसला देता है तो सिर्फ वो उसी स्टेट पे अप्लाई किया जाता है जिस स्टेट के हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया होता है। जैसे अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है तो वो सिर्फ दिल्ली पे लागू होगी और कहीं पे भी लागू नहीं होगी। I hope you understand what includes law. तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकती हूँ कि हमारे जनजीवन को बिल्कुल सामान्य बनाने के लिए क्या सही है क्या गलत है बताने के लिए बनते हैं लॉज। आप सड़क पे चल रहे हो, आपको पता है रेड लाइट हो गई है तो रुकना पड़ेगा, ग्रीन लाइट है तो चलना पड़ेगा। ये आपको कैसे पता है? ड्यू टू लॉज। अगर लॉज नहीं होते तो आपको पता है ये जो एक्सीडेंट्स है ये कितने ज्यादा बढ़ जाते। लेकिन आज की डेट में लॉज है, आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, ये लॉ है, आपको पता है। यस और नो? आप किसी की मार पिटाई नहीं कर सकते हो, आपको पता है। आप अपने आप को डिफेंस कर सकते हो, लेकिन कोई अगर आपको अटैक कर रहा है तो आप अपने आप को डिफेंस कर सकते हो, ये लॉ है बेटा, ये सब कुछ लॉ है। डन? सो लॉ means I can say law include acts, law include rules, law include case laws. Yes or no? Done. So laws are set rules and regulations imposed by government. law कौन impose करता है बेटा? Imposed by government. So laws are rules, set rules and regulations which are imposed by government on the citizens or residents of India. इंडिया की गवर्नमेंट है तो इंडिया के लिए ही लॉ बना सकती है। डन? अब फटाफट से क्विक 1 minute note it down. Let's move ahead towards Indian Contract Act. Done? डन। सो आई होप बेटा एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि लॉज क्या होते हैं। सो लॉज आर द बेसिक सेट रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन अस। हम पे गवर्नमेंट ने लगाए हैं। डन? तो यहां पर हमारा सबसे पहला एक्ट जो हमको कंप्लीट करना है बेटा वो है हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बहुत लंबा ये एक्ट रहने वाला है। इसकी वेटेज भी अगर आप देखोगे, मैंने जैसा कि आपको बताया बेटा 20 to 30% रहने वाली है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहां पर सिर्फ कुछ बेसिक चर्चा करेंगे, फिर इसके आगे का जो भी रहेगा वो आपको नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड किया जाएगा। बस थोड़ी सी देर और मैं आपके यहाँ पे लेना चाहूंगी और सिर्फ इन 4 वर्ड्स को यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहूंगी। दैट इज इट। हम सिर्फ डिफाइन करेंगे 4 वर्ड्स। कौन कौन से 4 वर्ड्स? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले मतलब समझते हैं इंडिया या इंडियन बेटा। नाउ जब इंडियन बोल रहा है या इंडिया बोल रहा है, दैट मीन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
दैट मीन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है बेटा तो वो पूरे के पूरे इंडिया पे लागू होगा। आप हरियाणा रहते हो, पंजाब रहते हो, जम्मू कश्मीर रहते हो, राजस्थान रहते हो, अब जहां मर्जी रहते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा। आप कहीं भी इंडिया में रह के कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, आप पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस लागू रहेंगे। डन। कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा स्किप करते हैं, जरा एक्ट पे आते हैं। मैम हमें तो पता चल चुका है एक्ट क्या होते हैं। मैम एक्ट्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच वर पास्ड बाय both the houses of parliament, that is Rajya Sabha and Lok Sabha, then Mr. President give consent on it। बिल्कुल मिस्टर प्रेसिडेंट कंसेंट देते ना, और उसके बाद ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया में आप उसको क्या कर देते हो बेटा, पब्लिश कर देते हो। नाउ द वर्ड 1872, व्हाट डज दैट मीन मैम? 1872 का क्या मतलब है बेटा? हर एक्ट के पीछे ये जो नंबर्स लिखे होते हैं, दिस was the year in which the act got enforceability। ये वो साल है जिस साल में वो एक्ट बना, उसको मान्यता मिली। yes, so 1872 is the year in which act got enforceability। act got enforceability। बेटा देखो यहां पे एक टर्म आई इनफोर्सेबिलिटी। इनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है बच्चे मान्यता। मान्यता मिली। ये एक ऐसा साल है जिस साल में एक्ट को मान्यता मिली। बेटा एग्जैक्ट डेट वाज 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 को के दिन इस एक्ट को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मान्यता मिली, इनफोर्सेबिलिटी मिली। ये अगर आप वर्ड देखो तो वर्ड है बेटा इनफोर्स। फोर्स यानी फोर्स में है, फोर्स में है। इन फोर्स का मतलब फोर्स में है, और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा बेटा अनएनफोर्स, मतलब कोई भी चीज फोर्स में नहीं है, अनएनफोर्स्ड है। डन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इंडिया का मतलब या इंडियन का मतलब, एक्ट का मतलब और 1872 का मतलब। यस, stay tuned with us because in the next session you all will come to know the meaning of contract। contract का मतलब बिना एग्रीमेंट वर्ड जाने नहीं समझ में आता है। हाँ बिल्कुल, एग्रीमेंट क्या होता है, क्योंकि एग्रीमेंट बनेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बिल्कुल, दो लोग आपस में अग्रीड होंगे, एग्रीमेंट करेंगे, तभी तो ना बेटा कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे। यस और नो? So stay tuned with us because in the next session you all will come to know that what is the meaning of agreement, what is the meaning of contract, and you all also come to know that what are the essential elements of contract। और ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जर्नी रहने वाली है, एक्चुअली में इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। हाँ बिल्कुल बेटा, नेक्स्ट सेशन में आपको पूरी समरी मिल जाएगी कि ये जो लेक्चर्स रहने वाले हैं सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, इतने सारे, इसमें क्या क्या पढ़ना है। Thank you so much for watching this video. I hope you liked it और सारे concepts भी आपको यहाँ पर clear होंगे। Thank you so much बेटा। Bye bye। मैंने बाहर साइड में से निकल गई।